हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने थायराइड हार्मोन सिंथेसिस पे वीडियो बनाया हुआ है। और अ, आज का वीडियो देखने से पहले आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगी थायराइड हार्मोन्स की स्क्रीशन के बारे में और उनकी रेगुलेशन के बारे में और उनकी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा कि थायराइड हार्मोन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं और ये स्टोर रहते हैं कोलॉइड में 3 महीने तक, जो एज रिजर्वायर एक्ट करता है ऑफ दीज थायराइड हार्मोन्स। अब आज हम देखेंगे कि ये थायराइड हार्मोन्स अब इस थायराइड ग्लैंड से ब्लड में कैसे आते हैं। तो ये जो फॉलिकुलर सेल है, इसके अपाइकल साइड पे एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं मेगैलिन थायरोग्लोबुलिन रिसेप्टर अपाइकल सरफेस ऑफ फॉलिकुलर सेल होता है। तो ये एंडोसाइटोसिस करता है, यहाँ पे ये सीडोपोडिया एक्सटेंड करता है यहाँ और यहाँ से, और इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को ये ले जाता है फॉलिकुलर सेल के अंदर और बनाता है कोलॉइड ड्रॉपलेट। कोलाइड ड्रॉपलेट जब बनता है, ये फ्यूज होता है लाइसोसोम्स के साथ। लाइसोसोम्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को अलोंग विथ T3 T4 इस पे एक्ट करते हैं और इसको डाइजेस्ट करके थायराइड T3 T4 रिलीज करते हैं ब्लड में। रिलीज हो जाता है, फिर वो ब्लड में चला जाता है थ्रू कैपिलरीज। और डायआयोडोटायरोसिन और मोनोआयोडोटायरोसिन भी निकल जाते हैं, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से डीअटैच हो जाते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। यहाँ पे सीडोपोडिया एक्सटेंड होते हैं, एंडोसाइटोसिस होती है थ्रू थायरोग्लोबुलिन रिसेप्टर मेगैलिन से, जो कि अपाइकल सरफेस ऑफ फॉलिकुलर सेल पे होता है। वहाँ से ये अंदर जाता है, कोलाइड ड्रॉपलेट बनाता है और कोलाइड ड्रॉपलेट बना के ये लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करके लाइसोसोम्स के थ्रू प्रोटियोलिसिस हो जाती है, तो वो डाइजेस्ट करता है, इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से रिलीज करता है T4 और T3 वापस चले जाते हैं ब्लड में थ्रू कैपिलरीज। और DIT और MIT जो है वो डिआयोडिनेट हो जाते हैं। वो मैं आप आगे बोलूँगी। वहाँ से आयोडीन रिलीज होता है जो फिर री यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रोसेस अभी डिस्क्राइब किया, अगर आप एग्ज़ाम्स में ये लिखेंगे तो इससे भी आपका आंसर बन जाएगा। थायरोग्लोबुलिन रिसेप्टर जो मेगैलिन होता है, कोलाइड ड्रॉपलेट बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, वो लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करके थ्रू प्रोटियोलिटिक डाइजेशन एंजाइम्स के वहाँ से रिलीज होते हैं T4 T3 DIT और MIT और थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से। अब जो मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन बनता है, वो रैपिडली डीआयोडिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आयोडोटायरोसिन डीआयोडिनेस। ये एंजाइम कभी कंजेनाइटली एब्सेंट हो सकता है, जिसकी वजह से मोनोआयोडोटायरोसिन और डायोडोटायरोसिन डीआयोडिनेट नहीं होते हैं, वो बॉडी में ऐसे ही रहते हैं और वो यूरिन में अपेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन लॉस हो जाता है और सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी अपेयर हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ एंजाइम आयोडोटायरोसिन डीआयोडिनेस होती है। अब जब ये थायराइड हार्मोन्स रिलीज हो गए ब्लड में थ्रू कैपिलरीज, अब इनको ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना है। तो ब्लड में ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? दो फॉर्म्स में रहते हैं ये ब्लड में। एक तो बाउंड फॉर्म हम कहते हैं, दूसरी को फ्री फॉर्म कहते हैं। बाउंड फॉर्म क्योंकि ये प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स के साथ बाउंड होती है। T4 जो है वो 99.95% बाइंड होता है प्रोटीन्स के साथ प्लाज्मा में, और T3 99.5% ही होता है प्रोटीन्स के साथ बाइंड में। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये मेजर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, क्योंकि ये 70% ऑफ T4 और T3 को बाइंड करता है अपने साथ। तो ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। याद रखिए, ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अलग है थायरोग्लोबुलिन से, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स का है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये प्लाज्मा में होता है। और थायरोग्लोबुलिन जो है वो थायराइड में होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड, वो वहाँ पे उसको स्टोर रखता है। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इस थायराइड हार्मोन्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है और इसके साथ 70% ये ट्रांसपोर्ट होता है।
थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, इसके साथ 15 to 20% ऑफ T4 बाइंड होता है। ये दूसरा प्रोटीन है और इसका दूसरा नाम हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम ट्रांसथायरेटिन भी है। तीसरा है थायरोक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन और इसके साथ सिर्फ 10% T4 बाइंड करता है। तो ये 3 प्रोटीन्स हैं जिनके साथ थायराइड हार्मोन्स बाउंड फॉर्म में प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं और इसमें से मेजर है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसमें 70% हार्मोन्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों बाउंड फॉर्म में क्यों रहता है? क्योंकि बाउंड फॉर्म इस हार्मोन को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ये एज रिजर्वायर देता है। ये एक्यूट चेंजेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स को प्रिवेंट करता है। तो इसका होता है एक बफरिंग एक्शन। तो आप लिख सकते हैं कि बाइंडिंग का रिजर्वायर फंक्शन है और दूसरा है ये प्रिवेंट्स रीनल लॉस, क्योंकि हम जानते ही हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बाहर नहीं निकलते हैं। तो जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो ये थायराइड हार्मोन लॉस नहीं होता है वहाँ से, तो इट प्रिवेंट्स रीनल लॉस। तीसरा है बाइंडिंग की वजह से जो T4 है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है T3 के मुकाबले में। तो बाइंडिंग की वजह से इसकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, जो कि T4 की है 7 days और T3 की है ओनली 1 day, क्योंकि T4 मोर टाइटली बाउंड है एज कम्पेयर टू, जिसकी वजह से T4 की हाफ लाइफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T3। कभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी ज़्यादा हाफ लाइफ है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। T3 की क्या कितनी हाफ लाइफ है और T4 की कितनी हाफ लाइफ है? 7 days और 1 week। T4 की ज़्यादा हाफ लाइफ है क्योंकि ये ज़्यादा टाइटली बाइंड करता है। अब करते हैं बात फ्री फॉर्म की। तो फ्री फॉर्म बहुत कम होता है। T4 का 0.05% ही और T3 का 0.5% ही फ्री फॉर्म में होता है। और बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो है ना वो T3 सॉरी फ्री फॉर्म ही है। वो फ्री फॉर्म ही है जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। बाउंड फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है। और क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि T3 कम बाइंड करता है तो इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है अमंग थायराइड हार्मोन्स। तो T3 की मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है T4 से ज़्यादा। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ स्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये थायराइड हार्मोन्स की स्क्रीशन कैसे रेगुलेट होती है? दो मैकेनिज्म्स हैं। नंबर 1 है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसा कि आपको पता ही होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है। इसमें जो रिस्पॉन्स है वो हमें इफेक्ट के ऑपोजिट आ जाता है। ये मैं आपको अभी इस डायग्राम में दिखाऊंगी। और ये ऑपरेट करता है वाया हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस जो बॉडी में होती है। और T3 का ज़्यादा रोल होता है इसको रेगुलेट करने में। इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को रेगुलेट करने में T3 का ज़्यादा रोल होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये थायराइड ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? TRH जो कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, उसको स्टिमुलेट करके वहां से निकलता है TSH थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से रिलीज होते हैं T3 और T4। ये तो हो गया फॉरवर्ड जो इसका मैकेनिज्म है। अब T3 और T4 का क्या रोल है थायराइड का? ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ से TSH की स्क्रीशन को कम हो जाती है। और ऑल्सो ये इफेक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से, जहाँ से TRH की स्क्रीशन कम हो जाती है। तो इसका है दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू थायराइड हार्मोन जो ऑपरेट करता है अलोंग हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो हाइपोथैलेमस पे है उससे TRH की स्क्रीशन कम होती है और जो यहाँ से लूप बनता है पिट्यूटरी के साथ, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, वहाँ से TSH की स्क्रीशन कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जब भी थायराइड हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करते हैं थ्रू TRH TSH की स्क्रीशन को कम करके और उनकी स्क्रीशन कम हो जाती है। ये तो है रेगुलेशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा है ऑटो रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब कि थायराइड ग्लैंड अपनी हार्मोन सिंथेसिस रेगुलेशन रेगुलेट खुद ही करता है अपने हार्मोन्स की स्क्रीशन। डेफिशिएंसी जब भी होती है आयोडीन की डाइट में, वहाँ पर आयोडीन ट्रैपिंग मैकेनिज्म जो है ना वो
सुपर एफिशिएंट हो जाता है। मतलब कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन जो भी ब्लड में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करता है, ताकि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस पे इफ़ेक्ट ना पड़े। और वाइसी वर्सा भी होता है, जबकि आयोडीन में डाइट में आयोडीन की एक्सेस है तो आयोडीन ट्रैपिंग डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से आयोडीन अवेलेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए। अभी तक मेरे चैनल पे रहने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके बॉडी टिश्यूज़ पे क्या-क्या एक्शंस होते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।